हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 यानी कि निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में। खास करके ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम जो जुडिशरी के देने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे और जो कुछ भी जो है सेक्शन के अंदर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो है ये क्या कहता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है नाम से पता है रिलीफ है यानी कि अनुतोष है। तो कुछ इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है ये 1877 में बना था। ठीक है, बाद में इसको संशोधित करके 1963 में जो है फिर से लाया गया। अधिनियम संख्या 47 है। ठीक है, अधिनियम संख्या वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उस सन में यानी कि उस ईयर में जितने भी एक्ट बनते हैं उसका ये उस ईयर का ये 47वां एक्ट है, इसलिए अधिनियम संख्या लिखा जाता है। कुल इसमें अगर धारा की बात करते तो 42 धारा है और कुल अध्याय जो है टोटल 8 अध्याय है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। देखो उसके बाद जो निर्माण तिथि है या लागू होने की तिथि हम देखते हैं तो 1 मार्च 1964 को ये लागू हुआ था। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लागू कब हुआ था, 1 मार्च 1964 को। ठीक है, और यह जो है उबी जस इबी रिमेडियम के प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी कि जहाँ पे जो है अधिकार है वहाँ पे उपचार है। ये चीज़ आपको पता होगा। या ऐसे सोच लो कि जो वस्तु मेरी है वो उससे ही दे दी जाए, यानी कि मुझे ही दे दी जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये मेनली इस रिलीफ की बात करता है। सोचो मेरी कोई वस्तु है किसी दूसरे के पास है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको रिलीफ के लिए ये जो है बनाया गया है। और ये जो वर्णित अनुतोष अधिनियम है ये संविदा अधिनियम की पूरक है, यानी कि उसकी पूर्ति के लिए बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये जर्मी वेंथम का कोटेशन है कि जो वस्तु मेरी है उसे दे दी जाए। ठीक है, ये इक्विटी बेस्ड है ये कानून, तो इसको ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने देखा कि टोटल जो है 42 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हम बता दें कि पूरी की पूरी जो ये मतलब एक्ट है 1963 का, इसमें टोटल 2 प्रकार के रिलीफ की बात करता है। 2 प्रकार के अनुतोष दिए गए हैं। तो ये यानी कि 2 भागों में ये जो है बांटा गया है। ठीक है, तो भाग 2 में जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष की बात करता है और भाग 3 में जो है ये जो है निवारक अनुतोष की बात करता है, यानी स्पेसिफिक की बात ये भाग पार्ट 2 में करता है। और पार्ट 3 में जो है ये क्या करता है, प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है, निवारक अनुतोष की बात करता है। ठीक है, और पार्ट 1 में जो है कुछ बहुत विशेष नहीं है। जो आप सबको पता है कि पार्ट 1 में क्या होता है, संक्षिप्त नाम विस्तार परिभाषाएं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 में तो धारा जो 1 से लेकर के 4 तक है, यानी कि अगर इसकी प्रारंभिक की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, अब देखो 1 से लेके 4 तक ये दिया तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो पहले इम्पोर्टेंट है परिभाषाएं, कुछ इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सी परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे ही देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में वो आपके सामने मिल जाएगा, तो हम परिभाषाओं को हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी परिभाषाओं के अलावा इस जो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो सेक्शन 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सेक्शन 4 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 4 ही बताता है कि जो है ये वर्णित अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुरोध किया गया है, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं। तो सीधे सीधे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा और पूछेगा कि किसके लिए है। तो ये याद रखना कि केवल जो है ये सिविल राइट्स को से संबंधित है, क्रिमिनल राइट्स को लेकर के नहीं है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यानी कि सेक्शन 4 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और परिभाषाएं कुछ इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषाएं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित। हमने देखा कि भाग 1 में जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित है और भाग 3 में जो है प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ हम देखेंगे, प्रिवेंटिव रिलीफ में हम देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को, ठीक है। और अगर हम विनिर्दिष्ट अनुतोष की बात करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पार्ट 1 में है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो इसमें आता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यानी कि ऐसे कह लो कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ की एक्ट की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो है प्रिवेंटिव रिलीफ से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। तो हम अभी पार्ट 1 चैप्टर 1 में है, ठीक है। जो चैप्टर 1 बात करता है संपत्ति के कब्जे का प्रतिधरण कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये चूंकि चैप्टर 1 जो है सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 8 तक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट तो चारों सेक्शन है, रट जाना है चारों के सेक्शन। कैसे, देखो पहली बात तो देखो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की बात करता है प्रतिधरण की, और स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर 6 भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 7 विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रतिधरण, और चैप्टर 8 जो है जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं, उन व्यक्तियों के अव्यवहित कब्जे के हकदार पर क्या दायित्व जो है ये बताता है चैप्टर जो है सेक्शन जो है कौन सा है, 8। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शन हैं, ये 5, 6, 7, 8, ये चारों के चारों जो है सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, देखो कैसे पूछता है, अचल संपत्ति के कब्जों का जो है पुनः प्रतिधरण का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, तो वो सेक्शन 5 और 6 है जो कि बात करते हैं अचल संपत्ति से संबंधित, और अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रावधान जो है सेक्शन 7, 8 में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो चैप्टर 2 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 2 में संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित प्रावधान है। इम्पोर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, देखो सेक्शन 9 बिल्कुल नहीं देखना हमको, सेक्शन 10 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधाओं की बाबत विशिष्ट पालन, और सेक्शन 12 संविदा की भाग का विनिर्दिष्ट पालन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, ऐसी संपदाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है। सेक्शन 14A न्यायालय के विशेषज्ञ नियुक्त करने की शक्ति। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार जरूर देख के जाना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर मिला लेना, ठीक है। यहाँ से जो कुछ भी होगा इसमें से सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ये सब नहीं देखना है। सेक्शन 20B यानी कि ख विशेष नाले का प्रावधान करता है, ये आपको देख के जाना है, ठीक है। 20B, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 20B। उसके बाद जो है और कौन सा इम्पोर्टेंट है, 20C जो वादों का शीघ्र निपटारा से संबंधित प्रावधान करता है। तो 20B, 20C, ठीक है। 20B में हम बता दें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे उनकी परामर्श से जो है सिविल न्यायालय, विशेष न्यायालय, इन सभी की जो है संरचना करेगी और जो है क्या करेगी, वादों की सुनवाई करेगी, ठीक है। और सेक्शन 20C जो वादों का शीघ्र निपटारे से संबंधित प्रावधान है, या ये कह लो कि शीघ्र विचारण का प्रावधान है। इसकी सामान्य अवधि जो है 12 माह जो है होगी, कुल मिलाकर के 6 माह की अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है, यानी कि ये 12, 6, 18 यानी टोटल जो है निपटारे की अवधि जो है 18 माह की, यानी पहले तो 12 माह होगी, 6 माह जो है बढ़ाया जा सकता है। तो टोटल मिला करके ये न्यायालय के विवेक पे आधारित है कि बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, लेकिन 18 माह जो है ये पूर्ण अवधि इसकी होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सेक्शन आपके लिए। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं सेक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन, बस ये देख लेना कि लिखितों की परिशुद्धि चैप्टर 3 में है, संविदाओं का विखंडन चैप्टर 4 में है, ये सब देखने वाली बात है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर 5 में जो इम्पोर्टेंट है। देखो हम उन्हीं सारे फालतू की चीज़ों को हम बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है। पूरा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ अभी फिलहाल इस टाइम के लिए, क्योंकि अब मुझे प्री क्लियर करना है भाई,
यानी कि प्री की चीज़ें देखनी है ना, तो पूरा पढ़ के नहीं जाना है, स्मार्ट तरीके से जाना है और चीज़ों को करके चले आना, ठीक है। तो चैप्टर 5 देख लो। चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला तो ये चीज़ समझ लेना कि लिखतों का जो है रद्दकरण किस में है, तो चैप्टर 5 में है। इसमें 2 सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सेक्शन 31 और सेक्शन 32। सेक्शन 31 बताएगा कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा, समझ लो। सेक्शन 31 जो है ये बताता है कि रद्दकरण का आदेश जो है कब दिया जा सकेगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें जो है उसके बाद 32 क्या है, कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकेंगी, ये सेक्शन 32 जो है प्रावधान करता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। सेक्शन 33 बताता है फायदा प्रत्यावर्ती करने के प्रतिकर दिलाने के लिए, इतना बड़ा सा लिखा है, बस इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। ये साम्य के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यार इसमें क्या होता है, देखो इतना बड़ा सा लिखा, लेकिन बता रहा हूँ कि इसमें जैसे प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा में जो है ये कहता है कि विलेख जो है शून्यकरणी है, तो जो लाभ या प्रतिफल अर्जित किया है उसे लौटा दे। यानी कि अगर शून्यकरणी है तो जो मान लो कि जो कुछ लाभ जो है वो अर्जित किया है उसको वापस जो है लौटा दे। यही मेन बात जो है 33 यानी कि साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 5 में 2 सेक्शन एकदम बिल्कुल रट के जाना है। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 जो है बताता है घोषणात्मक डिक्रियां के बारे में, ठीक है। डिक्लेरेशन जो डिक्री होती है उससे बारे में। यहाँ पे 2 सेक्शन हैं, तो दोनों सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास है सेक्शन 35, जो कि डिक्लेरेशन का क्या इफेक्ट होगा, घोषणा का क्या प्रभाव होगा, ये बताता है सेक्शन 35, ठीक है। तो सेक्शन 35 हमको देख के जाना है, ठीक है, कि क्या प्रभाव होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं भाग 3, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। भाग 3 में चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आते हैं, जो निवारक अनुदेश यानी कि प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। कौन कौन से जो सेक्शन है, तो चैप्टर 7 पहले तो ये देख लो, व्याधि साधारणतः की बात करता है, जिसमें सेक्शन 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कह लो स्थायी, अस्थायी और शाश्वत व्यादेश के बारे में सेक्शन 37 बताता है या परिभाषित भी करता है, ठीक है। कौन से? अस्थायी व्यादेश। अब हम बता दें अस्थायी व्यादेश क्या होता है। देखो ये जो अस्थायी व्यादेश होता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है सीपीसी के द्वारा, ठीक है। और किसी भी, ये कह लो कि किसी भी प्रक्रम में जारी करने वाला ये ऐसा आदेश होता है जो विशेष समय के लिए जो है ये न्यायालय इसको क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है या अग्रिम आदेश तक बना रह सकता है। ये कैसा आदेश होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शाश्वत आदेश की, शाश्वत से नाम ही पता चल रहा है कि मतलब शाश्वत काल तक रहेगा। तो शाश्वत व्यादेश में क्या होता है, गुण और दोषों के आधार पर सुनवाई होती है और इसमें लाइसेंस जो है जारी कर दिए जाते हैं। प्रतिवादी को वादी के अधिकारों के प्रतिकूल जो है कार्य करने से रोका जाता है। तो ये शाश्वत आदेश होता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो है शाश्वत व्यादेश की बात करते हैं, 38 में इम्पोर्टेंट नहीं है। 39 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज्ञापक व्यादेश, ठीक है। 39 बिल्कुल ध्यान से देख के जाना है कि 39 क्या बताता है, मैंडेटरी इंजेक्शन की बात करता है। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है कि मतलब ये सोच लो कि कोई भी आगे कोई भी जो है रॉन्ग कमिट करने का जो है न करे, इसके लिए जो है व्यादेश। जैसे मान लो कि ऐसे सोच लो कि एक क जो है एक मकान निर्माण करता है, यानी कि ए मान लो कि मकान बनवाता है और जो है बी के हवा एवं प्रकाश को रोकता है। मतलब ऐसा मकान बनाता है ए जिससे बी के घर में जो है मतलब हवा भी न जा सके, मतलब सटा हुआ है इतना ज़्यादा है कि उसमें लाइट भी न जा सके। तो वो जो है भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत जो है ये जो है रिलीफ ले सकता है। खो को न केवल आगे मतलब बी के लिए भवन निर्माण करने से रोका जा सकता है, बल्कि जो है मतलब दोनों से लिए जो है न्यायालय जो है उसको रोक सकता है, ठीक है। तो 39 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 39 के बाद व्यादेश की नुकसानी, नामंजूरी, ये सब कुछ नहीं हमको देखना है। हमारे पास इतने सारे सेक्शन थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या परिभाषा है।
तो परिभाषा में हमको देख लेना है क्या पूछा जा सकता है। तो 2A इम्पोर्टेंट है, जो बाध्यता से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा सेक्शन 2C, जो न्यास के बारे में बताता है। न्यास का अर्थ वही लगाया जाएगा जो न्यास अधिनियम में सेक्शन 3 में है। और उसके बाद सेक्शन 2D, जो कि न्यासी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ट्रस्टी, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो है ये 2E बताता है कि जो है ऐसे अन्य सभी शब्दों में, मतलब ऐसा सोच लो कि अगर इसमें ऐसा कोई शब्द दिया गया है जो इसमें परिभाषित नहीं है, तो उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो भारतीय संविदा अधिनियम में जो है परिभाषित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट, मतलब टोटल इसमें 1 2 3 4 डेफिनेशन है, जिसमें से 2A 2C 2D और 2E इम्पोर्टेंट है। इन सभी में से कोई ना कोई पूछ सकता है, जिसमें 2A मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में हमने कवर किया। ठीक है, उन सभी जो एस्पिरेंट हैं जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो जरूर देखे जाएं, और यदि चैनल में नए हुए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।